अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक। नाज़रीन, हर नौजवान की कोशिश होती है कि वो बैरून मुल्क जाकर जो है वो अपना रोज़गार कमाए और अपने घर वालों को जो है वो सपोर्ट करे। ऐसे में ही लोग कुछ लीगल वे का इस्तेमाल करते हैं और कुछ अफराद जो हैं वो इनलीगल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको डंकी भी कहा जाता है। लाहौर का एजेंट जो है वो 12 अफराद को जो है वो इटली ले जाने का दावा करता है और जिनमें से 3 अफराद जो जिस मकाम पर हम खड़े हैं यहाँ से चंद गज फासले पर वो गांव है, नुमाई इलाका है पसीन लाहौर का। वहाँ के 3 अफराद जो हैं वो 3 कज़न दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि बाहर जाकर जो है वो रोज़गार की तलाश करेंगे, उनकी शादी जो है वो होगी और उसके साथ साथ अपनी औलाद को जो है अच्छा रोज़गार फराहम करेंगे। तो यकीनन 3 अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क जाने का जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। उन्हीं का हमसाया जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है, जो एजेंट बताया जा रहा है, आमिर जो है उनको वर्गलाता है, उनसे 10-10 लाख रुपए का तकाजा करता है और उनको जो है वो बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देता है। और 3 अफराद जो है वो ईरान में इस वक्त कैद में हैं। उनकी दर्दनाक फुटेजेस जो है उनकी फैमिलीज़ को भेजी जा रही हैं और यकीनन वो दर्दनाक इस कदर हैं। किसी का कान काटा जा रहा है, किसी को जो है वो कटर से जिस्म पर निशानात डाले जा रहे हैं और किसी को जंजीरों पर जो है वो बंद किया जा रहा है। आज का तमाम तर जो स्टोरी है इस हवाले से बात करेंगे, उनकी फैमिली से बात करेंगे, लवाकिन से बात करेंगे और साथ ही साथ अपने अदारों से बात करेंगे जो अदारे इस हवाले से बड़े दावे करते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर एजेंट्स को जो है वो गिरफ़्तार कर रहे हैं, एजेंट्स माफिया जो है वो मुतारिक है, उनकी रोकथाम के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डंकी का कारोबार जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एजेंट्स माफिया जो है वो सरगर्म है। तो आए पसीन गाँव चलते हैं, वहाँ पर लोगों की राय जानते हैं। पसीन गांव में मौजूद हैं जहां के 3 नौजवान इस वक्त ईरान में जो हैं वो कैद में हैं और ईरान से उनकी वीडियो जो है वो इनको फैमिली को जो है मसूल हुई है। उन तीनों अफराद कज़न भी हैं और तीनों को जंजीरों में झगड़ा हुआ है और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जिनमें से एक दिलशाद, उसका वो ऑडियो मैसेज है वो भी सर्कुलेट कर रहा है। उस ऑडियो मैसेज में बड़ी दर्दनाक बातें हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद के, जानते हैं कब निकले, क्या प्लानिंग थी, कितने पैसे लिए, आमिर कौन था। मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक, दिलशाद से आपका क्या रिश्ता है? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। और कितनी उम्र थी दिलशाद की? उसकी 18-19 साल उम्र थी इसमें। 18-19 साल उम्र है। आपकी कितनी उम्र है? आप क्या करते हो? मैं लिफ्टों का काम करता हूँ, मेरी 22 साल उम्र है। तो किस तरह दिलशाद ने प्लान बनाया और आप लोगों को बताया था कि मेरा प्लान बन रहा है और मैं डंकी के ज़रिए जो है वो यूरोप जा रहा हूँ? नहीं, उसने प्लान कोई बनाया नहीं, ना ही हमको बताया था। उनकी कॉल हमें आई थी जब वो कराची से निकल गए थे कि हम डंकी लगा के जा रहे हैं आमिर भोबला के साथ। हमने मना भी किया था, आप ना जाओ, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, पहले ही जंग हो रही है वहाँ पे, आपने उधर जाके क्या करना है। वो करें, अब तो हम निकल आए और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब पीछे से हमारे पैसे दे देना, हमारी 7-8 लाख में बात हुई है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मजबूरी बन गई, अब वो जा रहे हैं तो वो देने पड़ेंगे। जब वो चले गए ईरान, फिर उनकी कॉल वहाँ से आई है कि आपके बंदे ईरान पहुँच गए, आप 2-2 लाख रुपए भेजें। फिर हमने पहले इब्तदाई मरहले में कितने पैसे दिए थे? 2 लाख। 2 लाख पहले दिए, जब ईरान पहुँचे फिर 2 लाख का तकाजा किया गया। जब ईरान पहुँचे तब 2 लाख दिए। अच्छा, जब ईरान पहुँचे तब तकाजा किया गया कि 2 लाख रुपए भेज दें। आपकी जो फैमिली के मेम्बरान हैं वो ईरान पहुँच गए। लेकिन आमिर से जब बात इनकी गुफ्तगू हुई थी तो तय 10 लाख रुपए में हुआ था? नहीं, वो बता रहे हैं कि हमारा 7 लाख में तय हुआ था। फिर वहाँ जाके उसने 10 लाख कर दिया। जब वो उन्होंने वीडियो बना के भेजी है लड़कों की, लड़के आपके तुर्की पहुँच गए, तो तुर्की पहुँचे कि ईरान पहुँचे? उन्होंने तुर्की का बोला था। जो आमिर ने वीडियो भेजी? आमिर ने भेजी अपने नंबर से? जी, अपने नंबर से ही। उसका किसको भेजी? आप लोगों को भेजी? किसको भेजी? बड़े भाई को भेजी थी। बड़े भाई को। जी। तो क्या कहता है आमिर ने, क्या कहा कि तुर्की पहुंच गए अपने भाई से? आप लोगों ने बात करके तस्दीक नहीं की थी? वो हमने बात करने का उनको बोला था। वो कह रहा था कि मैं किसी और शहर में हूँ, वो भी किसी और शहर में, तो शाम तक मैं आपकी बात करवा दूँगा। तो आपके लड़के सेफली पहुंच गए और जितना जल्दी हो सके पैसे भिजवा दी। 2 लाख पहले दिए थे, 8 लाख फिर बाद में दिए थे। आमिर कौन है? क्या आप लोगों का नेबर है और जानते हैं आप लोग इसको? आमिर हमारे गांव का ही है और सारे चाचे ताए के इधर बैठे हुए, छोटा सा गांव है हमारा। और ये आज से 12 साल पहले ये गया था डंकी लगा के तुर्की। 12 साल बाद वापस आया, इसने गाड़ी ली है और उसके बाद घर बनाया, शादी वगैरह करवाई है, इसने पैसा शो करवाया था बच्चों को।
इस वक्त हम उसामा के घर पहुंच चुके हैं। उसामा जो ईरान में कैद है और उसकी ख्वाहिश थी कि वो यूरोप जाए और यूरोप जाकर जो है वो कमाई करे, और यकीनन अब बड़ी दर्दनाक जो वीडियोस आ रही हैं, जो 3 कज़न्स वहाँ पर जो है वो उनको अगवा किया गया, उनको जंजीरों में जकड़ा गया। यकीनन उसामा की फैमिली से भी बात करेंगे, जानेंगे कि उसामा यहाँ पर क्या कारोबार करता था और ये प्लान किस तरह बनाया गया, कैसे उसके दिल में ये आया कि मैं बैरून मुल्क जाऊँ और डंकी लगा कर जो है वो बैरून मुल्क जाऊँ। तो उसामा की फैमिली से बात करते हैं, जानते हैं, प्रोग्राम आए हमारे साथ। ये जी उसामा का घर है और जो उसामा ईरान में कैद है अपने कज़नों के साथ, जिससे $6000 का उसकी फैमिली से मुतालबा किया जा रहा है। ये उसके घर के जो है वो हालात हैं और यकीनन हर नौजवान की ये कोशिश है कि वो बैरून मुल्क जाकर रोज़गार जो है वो कमाए, अपने घरों को जो है वो बेहतर बनाए, अपने रहन सहन को जो है बेहतर करे। उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं उसामा के, यकीनन उस बात करते हैं। मुझे बताइएगा जी, ये उसामा का जिस दिन वीडियो आई उसके बाद आप लोगों को किस तरह का महसूस आप लोग कर रहे हैं? यकीनन दर्दनाक वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा। और उसामा की उम्र क्या थी, उसामा करता क्या था? क्या आप लोगों ने उसको रोका नहीं कि डंकी के ज़रिए बाहर नहीं जाना? जी, उसामा की जिस दिन हमारे पास वीडियो आई है उस दिन से लेके अब तक तो रोका तो था हमें, लेकिन वो जब उसने हमें बताया, वो कराची जाके उसने हमें कॉल की है। बेसिकली वो काम करता था लिफ्टों का, तो इस तरह वो घर से ना तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते घर से बाहर ही रहता था। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, हमें तो यही था कहीं काम पे गया होगा। तो जैसे ही हमें कॉल आई है, वालिद साहब ने उसे काफ़ी मना किया, लेकिन वो नहीं माना। वो अपनी बात पे बस ज़िद था कि मैंने जाना, बाहर जाना। दूसरा ये कि वो आमिर जो है वो इसी गांव का था, हमने भी उस पर ट्रस्ट कर लिया कि ठीक है वो लेके जाएगा। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोगों को यानी पहले पता लग गया था कि वो आमिर के साथ कराची जा रहे हैं और वहाँ से उन्होंने तुर्किया जाना है और यूरोप में दाखिल होना है? जब वो कराची में जाके उसने बॉर्डर क्रॉस की है ईरान के में जाने के 2-3 दिन बाद उसने ना बिल्कुल ही बच्चों से रब्ता ख़त्म करवा दिया हमारा। कोई आमिर ने, एजेंट जो उसने उनसे मोबाइल ले लिए, उनसे कोई रब्ता नहीं हमारा हुआ। वो बस एक उसने वीडियो हमें सेंड की थी कि जिसमें वो कह रहे हैं बच्चे कि हम तुर्की हम पहुंच गए, तो आप जो है इसको जो पेमेंट इससे की है वो आप सेंड कर दें। बल्कि पेमेंट इससे फ़ी हमने 6 लाख रुपए की इससे डन हुई थी जब ये कराची में इससे बात हुई है हमारी। मान तो हमसे पहले दिन से ये फ़ी जो है ना बच्चे की उसने $6000 की है, जिसने वकास के नंबर से हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियो जो आ रहे हैं वो वकास ही के नंबर से आ रहे हैं। तो $6000 की डिमांड कर रहे हैं वो। लेकिन अब 2 हफ़्ते हो गए, ना कोई हमें वीडियो ना मैसेज, कुछ हमें आता पता नहीं है। बच्चों का कोई पता नहीं है कहाँ पे हैं, क्या किस सूरत हाल में, कैसा उनका कुछ भी। दिन हो चुके हैं, नहीं पता लग रहा कुछ भी। ये तकरीबन 2 हफ़्ते के वक्त हो गया, 2 हफ़्ते गुजर गए हैं, कुछ पता नहीं है उनका। यकीनन ये बड़ा दर्दनाक और बड़ा एक अफसोसनाक इंसिडेंट है। घर वाले जो हैं वो इसी कश्मकश में हैं, क्या उनके बच्चे ज़िंदा हैं या उनको मार दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये यही सोच पर जी रहे हैं और मर रहे हैं। यकीनन ये इनका भाई है जिसकी ये वीडियो है और बड़ी दर्दनाक वीडियो है, बड़ा हुलिया बिगाड़ा हुआ है, जंजीरों में झगड़ा हुआ है और एक मैसेज का बयान रिकॉर्ड कर जो है इन फैमिली को भेजा गया है कि जल्द अज जल्द पैसे जो हैं वो पहुंचाएं, नहीं तो आपके बच्चों को जो है वो मार देंगे। और जिस तरह दिलशाद का हमने वाक़या सुनाया, दिलशाद के जो घर वाले हैं उनको एक रिकॉर्डिंग मसूल हुई है जिसमें दिलशाद के कान काटे गए हैं और दिलशाद बता रहा है कि मेरे कान को जो है वो काट दिया गया है, मेरे हाथों को जो है वो कट लगाए जा रहे हैं। तो यही सूरत हाल यहाँ तमाम घरों की हैं। ये वकास का घर है जो तीसरा शख्स ईरान में कैद में है और जिससे $6000 की जो है वो डिमांड की जा रही है। वकास का भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आपका क्या नाम है, वकास की उम्र कितनी थी और वकास यहाँ पर क्या कारोबार करता था, कोई नौकरी करता था, तालीम याफ्ता था, बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आसफ़ है जी। मेरा भाई तकरीबन 20 से 22 साल का है, यहाँ पे लिफ्टों का काम करता था और हम माशाल्लाह खुशहाल थे यहाँ फैमिली में। वो बोबला जो डेंकी लगा के, खुद भी डेंकी लगा के आज से 10 साल पहले गया है,
और वो यहाँ आया, उसने बच्चों को वर्गलाया, जैसे भी पार्टियाँ की हैं। इस तरह सबको ऐसे लगा भाई वहाँ बाहर पैसा ही पैसा है, यहाँ जाएँ, यहाँ से निकलें, यहाँ से निकलें। उसने बहकाया, जैसे बहकाया ले गया। हमारे भाई को भी ले गया। 10.5 लाख दे चुके हैं अभी तक, अभी $6,000 मांग रहे हैं। आपको वीडियो किस तरह मसूल हुई और क्या आपको पता था कि वो आमिर के साथ आपका भाई वकास जो है वो यूरोप जा रहा है? हमें कराची जब पहुंच गए, जब पता चला पीछे से। अच्छा, उससे पहले इनकी प्लानिंग का नहीं पता लगा था? उसकी प्लानिंग का पता ही नहीं लगा। वो 4 माह यहाँ रह के गया, शादी की है, उसने प्लॉट लिए, कैरी डब्बा लिया, गाड़ियाँ वगैरह लिए। लोगों ने देखा भाई वाकई पैसा है इसके पास, हम भी जाएं, और उसने बकाया बहलाया, जैसे भी ले गया सबको। वकास की शादी हुई थी? गैर शादीशुदा। यार शादीशुदा था। बाकी भी तीनों आपके कज़न हैं, दिलशाद और उसामा? वो इसी गांव के यार दोस्त ही समझ ले, वो भी लिफ्टों का काम करते हैं। बिल्कुल, वकास का भाई हमारे साथ मौजूद था, जिसकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत से जो है वो अपील की जा रही है कि इनके भाई और तमाम जो अफराद कैद में हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो बाजियाब करवाया जाए और यकीनन एजेंट्स माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। इस तरह के जो एजेंट्स माफिया सरगर्म हैं, जो नौजवान नस्ल को वर्गला रहे हैं, उनको जो है वो राग़िब करते हैं कि आप डंकी लगाकर जो है वो बैरून मुल्क जाएँ, वहाँ जाकर जो है वो रोज़गार कमाएँ। 12 अफराद को जो है वो यूरोप जाने का वादा किया गया था एजेंट की जानिब से, और एजेंट ने 3 अफराद को जो है वो ईरान में पकड़ा दिया और 3 अफराद का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जा रहा है। इस वक्त डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कार्रवाई की गई है, क्या एजेंट का पता लग सका है, आमिर को गिरफ़्तार किया जा चुका है या नहीं। सर बताइएगा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। 12 अफराद को जो है वो तुर्की लेकर जा रहा है, जिसको बरास्ता जो है वो उसने यूरोप पहुंचाना है। 3 अफराद जो है वो ईरान में पकड़े जाते हैं, जिनको बड़ी दर्दनाक वीडियो जो है वो भिजवाई जाती है। तो इस हवाले से FIA ने क्या तफ्तीश की है, कितने मुलजमान जो है वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और कितने मुकदमात का जो है इंदराज किया गया है? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे पास जैसे उन्होंने रिपोर्ट की, फौरी तौर पे विदाउट एनी जजमेंट और विदाउट एनी मेकिंग अ जजमेंट कॉल कि ये किस तरह से गए और कैसे जा रहे हैं और किस जगह तक अपनी आज़ाद मर्जी से गए और आगे क्या इनसे पेश आया या उस चीज़ की हम एंटीसिपेशन में पड़े बगैर हमने फौरी तौर पे FIA ने यहाँ पे FIR दर्ज की और 3 FIR दर्ज की, जिसमें बहुत सख्त सेक्शन लगाए गए, जिसमें इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस, सोम जो हमारा स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स है उसका, और 365A जो कि किडनैप फॉर रैंसम का सेक्शन है उसको इतलाक़ किया गया, जो कि बहुत सख्त सेक्शन हैं। इसके साथ साथ फौरी तौर पर रेड्स करके जो है एक नामजद मुलज़िम को पकड़ा गया, जिसका बहुत क्लोज ताल्लुक है उस सो कॉल्ड एजेंट के साथ, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि वो उनके महल्लेदार है जो इनको यहाँ से लेके गया। इसके साथ साथ हमारा जो ईरान में लिंक ऑफिस है, वहाँ पे भी हमारा जो है हमारा लिंक इस्टेब्लिश है। हमारे डायरेक्टर जनरल FIA ने, डॉक्टर उस्मान ने खुद वहाँ पे ऑफिसर से बात की, जो FIA के ऑफिसर हैं, मेरी उनसे अपनी कोऑर्डिनेशन है। हमने जो डिटेल्स वहाँ से रेलिवेंट थी वो उनके साथ शेयर की और वो भी वहाँ पे ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ रब्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ रब्ते में आ भी चुके हैं और वहाँ पर डिटेल्स उनसे शेयर की जा रही हैं। सो लिहाजा तमाम तक कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो भी अकाउंट्स या जो भी टेलीफोन नंबर इस्तेमाल हुए उनकी डिटेल्स लेने से लेकर इस पर एक टीम बना दी गई है, जिसमें इवन मैंने अपने बैंकिंग सेक्टर से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको डाल दिया। मुख्तलिफ जो सेक्टर्स के मेरे ऑफिसर्स हैं जो कि इस पूरी टीम तफ्तीश में हमारे लिए जो है सूदबंद साबित हो सकते हैं, उनको क्लब इकट्ठा करके इसको प्रायोरिटी दी गई है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं किसी तरीके से यहाँ से लोगों को अरेस्ट करके उनको बाजियाब कराया जाए या वहाँ से कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें मिल सके जिसके ज़रिए उन लोगों को बाजियाब करा सकें और साथ के साथ उन लोगों को पकड़ा जा सके जिन्होंने इस तरह का काम किया और इस तरह लोगों को वापस आया। सर, ये आमिर नामी एजेंट ने इनसे कितने पैसे तय किए थे और कितने पैसे बुनियादी तौर पर जो है वो एजेंट को जो है वो फैमिली की जानिब से दे दिए गए हैं, और अब बाजियाब करवाने के लिए जिस तरह आपने बताया कि इकदाम किए जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कब तक जो 3 अफराद लाहौर के नौजवान लड़के वहाँ पर कैद हैं उनको बाजियाब करवा लिया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिपोर्टेडली है तकरीबन 10 से 11 लाख के दरमियान की डील तय हुई, जिसमें से 2 किस्तों में उन्होंने पैसे दिए। ये तो वही चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे पास वन साइड ऑफ द स्टोरी है, जो कि जिस पे हमें जो कि कंप्लेंट की साइड से है। वी डोंट हैव एनी डाउट टू रीजंस टू डाउट इट। सो लेकिन जो दूसरा बात आपका सवाल है ज़्यादा रेलिवेंट है कि किस तरह से उनको बाजियाब कराया जाएगा, कब तक कराया जाएगा। हमने अपने लिए कोई मैक्सिमम टाइमलाइन सेट की नहीं इसके लिए। हम तो एक रिवर्स टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल एफर्ट्स की जाएँ, वो तमाम चीज़ें की जाएँ जिससे ऐसा प्रेशर एग्जर्ट हो इन लोगों के ऊपर कि उनको पता हो कि अब कानून का शिकंजा इनकी तरफ जो है वो सख्त हो रहा है। लिहाजा ये इस चीज़ पे ज़ाती तौर पे भी कानून के साथ एक करते हुए
जल्द से जल्द इन लोगों को जो है इस कैद से छोड़ें और जिस तरह भी इनको बाजियाब कराया जा सके, रिट्रीव कराया जा सके इनको। सो तमाम इस पर एफर्ट्स जा रही हैं, तमाम जितनी भी हमारी टेक्निक्स हो सकी हैं, कुछ जो मैं बता सकता हूँ, कुछ जो लाजिम बात है मैं यहाँ बताऊँगा तो हमारी तफ्तीश जो है जेपरडाइज होती है, वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं जिसके तहत इसको अर्लीस्ट यहाँ तक पहुँच सकें। सर ये बताइएगा, आमिर का कोई रिकॉर्ड निकला है जिस एजेंट पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और क्या सहूलतकारों का पता लग सका है कि वो कौन से सहूलतकार हैं? क्या अगर जो सहूलतकारों का अगर पता लगा है, क्या वो भी एजेंटी में मुलविस हैं पहले? देखिए, जैसे पहले भी मैं कह रहा हूँ कि एक पूरी चेन होती है कि अकेले बंदे का काम नहीं है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो इतना बड़ा रास्ता है उसमें जंप करवा के ले जाएगा। आमिर के रिकॉर्ड की भी चीज़ें देखी जा रही हैं, उससे लिंक लोगों को भी देखा जा रहा है। पूरी तफ्तीश जो है मल्टी डायमेंशनल पे पूरी टीम काम कर रही है, हमारी एक एडिशनल डायरेक्टर खुद इसको हेड कर रही हैं। सो लिहाजा एक पूरा सिस्टम इससे मूव कर रहे हैं। बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील और आज हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है। कौन इसका बुनियादी जिम्मेदार है? इसलिए कि जब पाकिस्तान के अंदर गंदम की फसल तैयार होती है तो उसके बाद सप्लाई ज़्यादा होने के बायस कीमतें निस्बतन कम होती हैं। इस वक्त अगर हम बात कर लें कराची में, जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कराची में जो चक्की का आटा है वो 170 से ज़ायद रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फ़ाइन और 2.5 नंबर आटा जो कि गरीब तबका जो इस्तेमाल करता है वो इस वक्त 150 से 160 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। तो कोई पूछने वाला नहीं। और रोटी की कीमत 25, 30 और कहीं कहीं बड़े जो दुकानदार हैं रोटी बनाने वाले वो 35 रुपए के अंदर भी फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है जो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त भुगत रहे हैं। और हम बात करेंगे दुकानदारों से और होल सेलर से और बात करेंगे फ्लोर मिलर से कि कौन ज़िम्मेदार है इस आटे की कीमत का, और बुनियादी अवामिल ऐसे कौन से हैं जिसके बायस से आटे की कीमत और गंदम की जो प्राइसेस हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और सरकारी रेट पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। चलते हैं लोगों के पास और आइए बात करते हैं। जी मैं एक रेस्टोरेंट पे मौजूद हूँ, कुछ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, पूछना ही चाहेंगे कि इस वक्त आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और लोगों की जो है वो दस्तरस में नहीं है, उसके बायस जो रोटी की कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे, कौन ज़िम्मेदार है? इस सवाल ये है कि इसमें तो ज़िम्मेदार सभी हैं, किसी का कोई पता नहीं चला कि कौन ज़िम्मेदार है, चाहे वो मिल वाले हों या जनाब वाली दुकानदार हों, कोई भी हो। लोगों की तनख्वाह 20,000, 25,000 और 30,000 वाले वो तो बेचारे एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि आटा सबसे कम होना चाहिए, 50 रुपये किलो होना चाहिए आटा। आटा महंगा, रोटी भी महंगी हो गई है। रोटी तो जब आटा महंगा होगा तो रोटी तो महंगी होगी ना। ये बेचारे दुकानदार है, ये जोरिया बेचारे ये महंगा लाएंगे तो महंगा ही बेचेंगे ना, ये अपने घर से तो नहीं देंगे ना। बोलिए हुकूमत से हम हुकूमत का ये कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता आप लोगों की जो उसे आप लोग रेट कम करो और आप मार्केट में घूमो, लोगों को पकड़ो जो डबल टिबल बेचा उसको पकड़े। आज से 20 साल 25 साल पहले मार्केटों में घूमते थे लोग, गवर्नमेंट के आदमी रेट मालूम करते थे, रेट हो। अभी कोई नहीं रेट मालूम करता, कोई नहीं आता। बात सिर्फ इतनी है कि कोई नहीं आता जिनका ये काम है कि प्राइस चेकिंग करना, चीज़ों को जो है वो देखने के। इस वक्त जो प्राइसेस हो, खा वो गंदम के प्राइसेस हो, खा वो आटे के प्राइसेस हो, दालें हो, चावल हो, आटा हो, चीनी हो, दूध हो, लेकिन वो अपने ठंडे कमरों में बैठ के सिर्फ जो है वो प्रेस्टीज को जारी कर देते हैं मीडिया को, और जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है उसका पूरा नहीं करते। यही वजूहत है कि इस वक्त आटा कराची के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि हम कराची में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ चक्की का आटा 170 से ज़ायद पे जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त बात हो रही है आटे की और गंदम की, जो प्राइसेस आते आसमान पर चली गई हैं, लेकिन कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो आवाम महंगा आटा और गंदम ख़रीद रहे हैं और उसके बाद जो रोटी महंगी हो गई, ये कौन जिम्मेदार है? मेरे साथ मौजूद है होलसेल मार्केट के सदर अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब। इन साहब, आप जिम्मेदार हैं इस तमाम चीज़ों के जो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आटा बढ़ गया, गंदम बढ़ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि फ्लोर मिल मालकान के पास स्टॉक है 3 महीने का, 6 महीने का, वो 85-80 रुपये की गंदम ली हुई है, फिर भी उस पर इतना बड़ा नफा कर रहे हैं। 6 माह का स्टॉक है फ्लोर मिलर्स के पास, ये इनका दावा है। मैं बोलता हूँ 6 महीना 3 महीना सबके पास होगा। मैं जानना ये चाहूँगा, तो भाई ये आप इतनी मार्केट के सदर बन के बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कोई जिम्मेदारी है आपकी कि आप किसी प्राइस को चेक एंड बैलेंस को देख सकें? कम से कम होलसेल के लेवल के ऊपर, रिटेल की मार्केट तो अलग है। देखें, आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन आप सुन भी लें अब, यानी क्लियर बातें होंगी आज।
मैं कमिश्नर साहब से अपील कर रहा हूँ, बल्कि हाथ जोड़ रहा हूँ, सर ये इम्प्लीमेंट के इदारे कहाँ हैं? आप क्यों जवाब? सारे जिम्मेदार रऊफ साहब, ये सारे जिम्मेदार आपके मुताबिक फ्लोर मिलर्स वाले हैं? फ्लोर मिल यानी ताजिर बिरादरी यानी सियासतदान जखीरा करके बैठे हुए? जी बिल्कुल है। अच्छा, अगर आप इसको लाडला कहना चाह रहे हैं फ्लोर मिलों को, तो भाई उनकी तो एक फ्लोर मिल की 10 बन गई हैं। किसकी सपोर्ट हासिल है इनको? सबकी सियासी सपोर्ट होती है, यानी ब्यूरोक्रेट की सपोर्ट के बगैर कोई चलता है? आप कह रहे हैं इनको सियासतदानों की सपोर्ट है और ये जखीरा करते हैं हर साल ही है। कौन से साल में नहीं है? मुझे बताएं कमिश्नर साहब किसके अंडर में आते हैं? चीफ सेक्रेटरी, फिर इसके बाद वज़ीर आला। मुझे बताएं कि जो मिसगाइड कर रहे हैं आप, यानी कमिश्नर साहब ही जवाबदार होते हैं जो साइन करते हैं, तो कमिश्नर साहब भी जवाबदारी उठाएं। अब ऐसे नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट और ताजिरों में इतना कि उसकी सुनवाई साहब नहीं ये हर साल का पाकिस्तान में सीज़न है, दालें हों, आटा हो, चीनी हो, घी हो, तेल हो, हर कोई सीज़न कमा के निकल जाता और आवाम वहीं की वहीं है। देखिए, अगर हम इसी तरह सिस्टम को सही नहीं करेंगे ना, यकीन माने आने वाले दिन, मैं कबल वक्त कह रहा हूँ आपको, रोटी की कीमत देखें, 20 रुपये के 25 रुपये हो गए। आप वो जो चपाती थी 15 रुपये थे, उसके 20 रुपये हो गए। मुख्तलिफ जगह के 35 रुपये की रोटी बिक रही है। मुझे आप बताएं, 3 टाइम की रोटी जो तंदूर से लेते हैं ये हजरात सब, तंदूर से रोटी खा रहे हैं ना, ये मजदूर तबका दिखाएं, ये कहाँ से खा रहे हैं? जी, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो आटे की और गंदम के प्राइसेस हैं वो इस वक्त सातवें आसमान पर हैं, लेकिन इस बुनियादी बहरान का जिम्मेदार जो है वो तमाम होलसेलर्स और रिटेलर्स जो है वो फ्लोर मिलर्स को जो है वो ठहराते हैं। अभी हमने जब बात की तमाम होलसेल मार्केट में उनके प्रेसिडेंट से, उनका कहना ये था कि ये जो फ्लोर मिल्स वाले हैं ये ज़ख़ीरा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आबिद खान साहब, और आबिद साहब जो सिंध फ्लोर मिल एसोसिएशन के इस वक्त जो है वो वाइस चेयरमैन भी हैं। आबिद साहब, आप बुनियादी जिम्मेदार हैं इस वक्त क्राइसिस के, इस वक्त जो प्राइसेस बढ़ रही हैं और वो ये कहते हैं कि आप लोग जो है वो दोनों हाथों से कमा रहे हैं, ऐसे ही है? देखिए, मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ कि हमारी आज भी कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई थी और लास्ट संडे भी मुलाकात हुई थी, जिसके ऊपर कमिश्नर कराची के साथ हमारी पूरी एक काबीना थी। हम लोगों ने उनके साथ रेट तय किया था, 125 रुपये पर केजी एक्स मिल प्राइस तय हुआ था। और उसका आज जब कमिश्नर कराची से मुलाकात की है तो मालूम ये चला है कि वहाँ से इसका नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पुराना जो नोटिफिकेशन था 9 जुलाई वाला जो 122 रुपये का था, उसी के ऊपर मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप वालों ने और मुख्तलिफ लोगों ने जाके ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर और होलसेल मार्केट पे जो ना चालान दिए हैं। एक्स मिल प्राइस जो हमारा गवर्नमेंट के साथ तय हुआ है 125 एक्स मिल प्राइस है पर केजी का। तमाम कराची की मिलें इसके ऊपर पाबंद हैं, और किसी को एक गाड़ी चाहिए, 100 गाड़ियाँ चाहिए या 1000 गाड़ियाँ चाहिए, ये हम 12 कहते जा रहे हैं, हमारे सीनियर्स भी कहते जा रहे हैं, हम खुद भी कहते जा रहे हैं कि जब जिसको चाहिए हमारे विंडो सेल पे आके ले सकते हैं, हमसे अपनी गाड़ियाँ ला के ख़ुद भी जो ना ले सकते हैं। 125 पर केजी के हिसाब से किसी भी कराची की मिल से आपको जो ना आटा मिलेगा। और कोई तो वो रेट है ना कि जब कमिश्नर से आपकी मुलाकातें हुई, तमाम इंतज़ामिया से बातचीत हुई, उसके बाद ये रेट आए। उस वक्त आप लोग कहाँ थे सर जब गवर्नमेंट से उठा के आप लोग लेते हैं? और मतलब ये आपके ऊपर क्यों इल्ज़ाम आता है कि आप लोग जो है इसको ज़ख़ीरा करते हैं, होर्डिंग करते हैं, और उसके बाद जब प्राइसेस कम हुई तो मार्केट में सेल आउट कर देते हैं? देखें जी, गवर्नमेंट का एक टेन्योर होता है, जब गवर्नमेंट कोटा अपना देती है वो अक्टूबर से लेके फरवरी या मार्च तक होता है। गवर्नमेंट मार्च के बाद जब नई क्रॉप आती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उस टाइम पे ओपन मार्केट मैकेनिज़्म चलता है। ओपन मार्केट मैकेनिज़्म पे देखें, जब गंदम स्टार्ट हुई सीज़न में तो तकरीबन 85 रुपये से स्टार्ट हुई थी पर केजी। उसके बाद हमारी सिंध गवर्नमेंट का इस पे आप जो है ना, हम बार ये कह रहे हैं कि इस पर हम तारीफ़ करते हैं सिंध गवर्नमेंट की कि उन्होंने 151 आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी नहीं की, और उन्होंने चारों सूबों को गंदम जाने दी यहाँ से, क्योंकि सबसे पहली जो क्रॉप कटती है वो 15 मार्च को हमारी कटी थी, और 15 मार्च से 15 मई तक KP के, पंजाब और बलूचिस्तान तीनों सूबों को हमारी क्रॉप गई, जो तकरीबन 1 मिलियन मेट्रिक टन क्रॉप यहाँ से गई है, कराची से मूव हुई है। 13 लाख से 14 लाख बैग्स इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हैं, जो कि कराची की महीने की जो यूजेज है वो 27 से 28 लाख बोरी की है, और 13 से 14 लाख है जी पर 100 kg बैग्स में गंदम की।
और इस वक्त 13 से 14 लाख बैग कराची के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास कल भी सेंट्रल की जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसके अंदर बताया गया है कि हमारे पास मैक्सिमम 10 से 15 दिन के जो है ना गंदम है। अगर पीछे हुडरों के ख़िलाफ़ इसी तरह छापे मारे गए ना, और क्योंकि कराची के लिए पिछले 4 दिन से गंदम की लोडिंग बंद हो गई है। ठीक है जी, ये मेरे साथ मौजूद थे आबिद खान साहब, जिनका ये दावा है कि अगर कोई ज़ख़ीरा की गई गंदम बरामद होती है तो वो खुद सरेंडर कर जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अगर पंजाब बैन नहीं खोले तो यकीनन ये प्राइसेस जो हैं वो इससे एक्सीड कर सकती है। यानी कराची वाले तैयार रहें। अभी जो उनको चक्की का आटा 170 के अंदर फ़ाइन और 2.5 नंबर आटा 150 और 160 के अंदर दस्तयाब हो रहा है बड़ी मुश्किल से, वो यकीनन इससे मज़ीद महंगा होगा। और एक बार फिर जो इस वक्त 25 से 30 रुपये वाली रोटी है वो शायद 35 और उससे शायद कीमत बढ़ सकती है। देखिए, हमने बात की होलसेलर से, दुकानदारों से और आवाम से और फ्लोर मिलर से। इस तमाम जो लुब्ब-ए-लुबाब है उसमें तो जो तमाम सूरत हाल है उसमें अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो हर तरह से कामयाब हैं पाकिस्तान में। तो आवाम का कहना ये कि खुदारा जो एक मेकैनिज़म बनाए जो कि आटा है उसे सस्ता करें ताकि जो रोटी का 2 वक्त की रोटी का हसूल है वो आसान हो सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नदीम शेख। नाज़रीन, कम उम्र बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। ज़िला खैरपुर के शहर रानीपुर में 12 साला मासूम बच्चा अली खान जतोई नया मोबाइल ना दिलवाने पर जो है खुदकशी कर लिए। उन हवाले से हम जो है रानीपुर के सियासी समाजी बच्चे के वारसा से बात करेंगे कि उन हवाले से उनका क्या कहना है। नाज़रीन, हम इस वक्त उस इलाके में मौजूद हैं जिस इलाके में 12 साला मासूम बच्चा अली खान जतोई ने नया मोबाइल न दिलवाने पर खुदकशी की है। हम उसके वारसा से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। कुछ भी नहीं थी भाईजान, मैं तो ड्यूटी पे था। मसला ये है कि इसको घर वालों ने भेजा, बच्चों ने, कि जाओ सब्ज़ी लेके आओ। ये सब्ज़ी लेने गया है, वहाँ से जो है ना ये टेबलेट एक होती है जो गर्दन में भी पड़ती है, वो लेके जो है ना स्ट्रिंग बोतल में मिला के, काफूर की टेबलेट है वो मिला के बोतल में इसने पी ली। कोई फिर ले आया इसको, मैं भी वहाँ पहुँचा। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन इसका बीपी लो हो गया। बीपी लो होने के बाद जो है ना इसको हार्ट का अटैक हुआ है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं साबका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रमतुल्लाह सोलंकी के ऑफिस में। डॉक्टर रमतुल्लाह सोलंकी से बात करेंगे कि जो कम उम्र बच्चों के मोबाइल का इस्तेमाल है, नफ्सियात के हवाले से बच्चों को क्या नुकसान हो रहे हैं और उनके क्या नुकसान है। आइए उनसे बात करें, क्या कहना है। जी बताइए कि बच्चों में जो है कम उम्र बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल है वो कितना नुकसानदायक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। हम जो है ना पहले तो मोबाइल यूज़ में बच्चों के लिए हम अपने खुद ज़िम्मेवार हैं, जो हम अपना जो है ना वो वक्त बचाने के लिए बच्चों को दे देते हैं। इसमें काफ़ी इसके नुकसान आते हैं। बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। बच्चों को अगर हम ज़्यादातर देते हैं तो बच्चा पूरी नींद नहीं करता है, उसकी तालीम मुतासर होती है, बच्चे चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं, समाजी दूरी भी इस्तेमाल कर देते हैं, उनकी नज़र भी कम हो जाती है और ओवरवेट भी हो जाते हैं, खाना पूरा सही नहीं खाते हैं, तो काफ़ी बच्चे कमज़ोर भी हो जाते हैं। और अगर हम इसको काफ़ी दिन तक उसको आदत पे छोड़ देते हैं तो बच्चे जो है ना वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। अगर जब हम उनको छीनते हैं, नहीं देते हैं, फिर वो इंतहाई कदम भी उठाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रानीपुर के समाजी रहनुमा आगा मंजूर अंसारी। उनसे बात करेंगे कि बच्चों में जो है मोबाइल के इस्तेमाल के जो नुकसान हो रहे हैं उनके हवाले से उसका क्या कहना है। जी आप बताइए, जो बच्चों में मोबाइल के इस्तेमाल से नुकसान हो रहे हैं, रानीपुर के बोदरा माला के इलाके में जो है 12 साला अली खान जतोई ने नया मोबाइल ना दिलाने पर जो है खुदकशी की है, तो आप इस वाक़े को किस तरह देखते हैं और अपने बेगाम में क्या कहना चाहते हैं। बच्चों के जो मोबाइल का इस्तेमाल है उसका कितना नुकसान हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या कहना है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अहम इशू उठाया है
देखिए जनाब, बात यह है कि ये एक कम उम्र का बच्चा जो यानी वालिदैन की अपने वालिद की तरफ से मोबाइल न मिलने की वजह से गुस्से में आकर उसने खुदकशी कर ली, तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया ना। उसकी ज़िंदगी चली गई, उसके वालिदैन और उसके अजीज़ वक़ार बहुत सदमे में हैं और ये वाक़या हमारे रानीपुर में हो गया। इसलिए इस लिहाज से मैं ये वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा कि कम उम्र बच्चों में मोबाइल देना बड़ा नुकसान का सबब है और इससे नुकसान होता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रानीपुर के समाजी रहनुमा, उनसे बात करेंगे जो कम उम्र बच्चों में जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो कितना नुकसानदायक है और बच्चों को जो है मोबाइल से किस तरह बचाया जाए। हम समाजी रहनुमा से बात करेंगे तो उसका क्या कहना है। जी, क्या कहना है आपका? जी, मैं ख़ुद एक पेरेंट हूँ और वाकई में इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन मोबाइल की वजह से क्रिएट हो चुकी है, तो बच्चे जो है वो तालीम से सबसे पहले तालीम से दूर हुए हैं। उसके अलावा जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बिल्कुल दूर हो चुकी हैं और दीनी तालीम हो गई, उससे बच्चे दूर हो गए हैं। पेरेंट्स से वो बात करने को तैयार नहीं है। अपनी सोशल एक्टिविटीज़ या अपना सोशल सर्कल जो फ्रेंड सर्कल होता है उससे भी बच्चे बहुत दूर हो गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोबाइल का इस वक्त 100% कंट्रीब्यूशन बच्चों की लाइफ में हो गया है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं जो बच्चों के जहनों पे भी असरात डाल रहे हैं। बच्चे ठीक से सो नहीं पाते, ठीक से खा नहीं पाते। तो हमारी तो यही कोशिश है कि इस वक्त कोई ऐसा मेकनिज़म गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाया जाए, जैसे आजकल सुनने में आया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो सोशल मीडिया पे बच्चों की पाबंदी लगा दी है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो सिंध में भी हमारे पास होनी चाहिए और इसके अलावा हम पेरेंट्स को भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा जो है प्लान बना के बच्चों को देना चाहिए ताकि उनकी रूटीन हो कि वो सुबह उठते किस टाइम है और दोपहर को उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कोई ट्यूशन रखवा के उनको बच्चों को दी या उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए, कोई एक्सरसाइज बच्चे करें। उसके अलावा उनका एक मखसूस टाइम होना चाहिए जिस पे वो जो है अपनी तालीम जो है वो हासिल कर सकें स्कूल के बाद जो है। और ओवरऑल मेरा बस यही कहना है कि मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और गवर्नमेंट को और हम पेरेंट्स को मिलजुल कर इस पे काम करना चाहिए ताकि इस जो एक वबा और लानत है इससे बच्चों को दूर कर सकें। जी बिल्कुल, आपने समाजी रहनुमा की बात सुनी। उसका यही कहना है कि कम उम्र बच्चों को जो है मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए ताकि जो है बच्चे जो हैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर नहीं हो सके और नुकसानदार से बच सकें। नाज़रीन, आपने 12 साल मासूम बच्चे अली खान जतोई के वर्षा, रानीपुर के शहरियों, सिविल सोसाइटी के लोगों, डॉक्टर्स और टीचर्स की बात सुनी। उनका यही कहना है कि कम उम्र बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो नुकसानदायक है। कम उम्र बच्चों के मोबाइल का इस्तेमाल जो है रोका जाए ताकि बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर कमज़ोर ना हो सके। कैमरा टीम के साथ नदीम शेख, बोल न्यूज़, रानीपुर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।